हेलो बेटे, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में अच्छे हैं और अच्छे ही रहें। बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स को कंप्लीट किया था, उसके बाद बेसिस ऑफ अकाउंट कंप्लीट किया था। बेसिस ऑफ अकाउंट में हम लोगों ने कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस को कंप्लीट किया था। बेटे, आज हम टाइप्स ऑफ अकाउंट समझने वाले हैं। बेटे, टाइप्स ऑफ अकाउंट की मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों में अलग अलग टाइप होते हैं। आज हम दोनों अप्रोच के बारे में बात करेंगे, मॉडर्न अप्रोच के लिए भी और ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में भी। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। आज मॉडर्न अप्रोच इतना यूजफुल भी नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। टू टाइप्स के अकाउंट होते हैं हमारे, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, अकाउंट विच रिलेटेड टू पर्सन, ये किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होता है। और इम्पर्सनल अकाउंट अदर देन पर्सन होता है बेटे। तो पर्सनल अकाउंट के फर्दर टाइप है हमारे नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको समझते हैं बच्चों कि नेचुरल पर्सन क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल क्या होता है और हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है। बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि अकाउंट विच इज रिलेटेड टू पर्सन, इसको हम सर्कल में बंद कर देते हैं, रिलेटेड टू पर्सन। बेटे, ये पूरा का पूरा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन तो होगा ही, लेकिन अब रिलेटेड टू पर्सन के साथ साथ अब इसने पर्सनल पर्सन को भी अलग अलग टाइप में बांट दिया। यहाँ बोला इसने पर्सनल के बारे में कि एक नेचुरल पर्सन होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल होता है और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। तो हम इन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। और बेटे, बहुत ही जरूरी है तीनों के बारे में आइडेंटिफाई करना है और जानना कि ये किस टाइप के पर्सन होते हैं। बेटे, जैसे नेचुरल पर्सन बोल रहा है, नेचुरल पर्सन में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जरा देखें, पर्सन हु आर क्रिएशन बाय गॉड, क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान का बनाया हुआ पर्सन है। अब आप लोग बताइए कि भगवान के द्वारा कौन बनाए हुए हैं? हम लोग, हम सभी, आप सभी किसने बनाए? भगवान ने बनाए हैं। तो हम, तुम सभी लोग जो भी नेचुरल पर्सन है, यानी कि जो इस अर्थ पे पर्सन है, ह्यूमन है, वो सभी नेचुरल पर्सन में आते हैं। तो अगर नेचुरल पर्सन में हम एग्जांपल लिखना चाहें तो एग्जांपल क्या आएगा? फॉर एग्जांपल, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, राधा अकाउंट, चंपा अकाउंट। ये सारे अकाउंट बेटे किस में आएंगे? हमारे नेचुरल पर्सन में आएंगे, क्योंकि ये सारे प्राणी भगवान के द्वारा बनाए गए प्राणी होते हैं। बात करते हैं बच्चों आर्टिफिशियल पर्सनल की। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? ऑल कॉर्पोरेट बॉडीज क्रिएट बाय एनी लॉ और human which are recognized as a person in business dealing। इसका मतलब समझते हैं बेटे हम, all corporate bodies, यानी जितनी भी हमारी corporate bodies होती हैं जो कि किसी लॉ के द्वारा बनाई गई हैं या किसी इंसान ने बनाई हैं, और एज अ पर्सन वो बिजनेस की डीलिंग करती हैं। मतलब क्या हुआ इसका? इसके बारे में देखते हैं जरा हम। सुनो मेरी बात, ये देखो, ये है SRK, शाहरुख खान। ये शाहरुख खान है बेटा, ये मिस्टर शाहरुख खान है। और मिस्टर शाहरुख खान ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये उनका बिजनेस है। आप लोग बताओ मुझे कि क्या मिस्टर शाहरुख खान और इनका बिजनेस दोनों एक ही पर्सन है या दोनों अलग अलग पर्सन है? आप लोग मुझे आंसर दीजिए कि मिस्टर शाहरुख खान और शाहरुख खान के द्वारा बनाया गया बिजनेस, जो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये बिजनेस अकेले शाहरुख खान स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाएगा, यानी एक अकेले शाहरुख खान जी का है। तो बताइए मुझे कि ये शाहरुख खान और ये बिजनेस क्या अलग अलग पर्सन है या दोनों एक ही पर्सन है? बेटे बताइए मुझे कि इन दोनों में डिफरेंस है या दोनों एक ही है? बताइए बच्चों, बताइए।
ओके ओके, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। ये शाहरुख खान अलग है और ये बिजनेस अलग है, यानी कि सर हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसमें हमने पढ़ा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट पर्सन, यानी कि हमने जो प्रिंसिपल्स में पढ़ा था एंटिटी प्रिंसिपल, वो क्या कहता था, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं। तो बताओ बेटे, ये बिजनेस किसने बनाया, मिस्टर शाहरुख खान ने, एक ह्यूमन ने, ये एक इंसान है शाहरुख खान, इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बनाया बेटे। अब अगर इस बिजनेस को ये रजिस्टर्ड करा देते हैं बेटे और इसको कंपनी में फॉरवर्ड कर देते हैं, कंपनी में बना देते हैं, इसको 1% कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं अगर इसे, तो बेटे क्रिएट बाय लॉ हो जाएगा, यहाँ पर लॉ बनाएगा, क्योंकि कंपनी कौन बनाता है, लॉ बनाता है। लेकिन अगर ये ओनली सोल प्रोप्राइटरशिप में रखते हैं या आगे चल के इनके साथ ये गौरी खान है, शादी होने के बाद दोनों इसमें पार्टनर हो जाते हैं, तो दोनों का ये बिजनेस रहेगा, तो एक पार्टनरशिप हो जाएगा बेटे। एक से ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप कहलाता है। तो अब पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप की लॉ के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं होता है। तो बेटे क्रिएट बाय लॉ या ह्यूमन, लॉ बनाए या इंसान बनाए, लेकिन क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट बॉडी होनी चाहिए कोई भी। तो ये कॉर्पोरेट बॉडी क्या होगी हमारी, ये बिजनेस क्या कहलाएगी हमारी, आर्टिफिशियल पर्सन। बेटे इस लाइन का मतलब समझते हैं, एज अ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग। बिजनेस डीलिंग का मतलब क्या होता है, अब कल को अगर शाहरुख खान मार्केट जाते हैं और मार्केट से बेटे ये 50,000 रुपए का सामान बिजनेस के लिए खरीदते हैं और 5,000 रुपए का सामान घर के लिए खरीदते हैं, तो बेटे जो 50,000 रुपए का सामान खरीदा है वो शाहरुख खान का परचेज नहीं माना जाएगा और बिजनेस का परचेज माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने बिजनेस के लिए परचेज किया है और उसकी परचेज करने के बाद उसकी जो बुक्स में एंट्री होगी वो बिजनेस की बुक्स में एंट्री होगी। तो यहाँ डीलिंग कौन कर रहा है, बिजनेस डीलिंग कर रही है। यानी कि ये जो कॉर्पोरेट बॉडी बनाई है शाहरुख खान जी ने, ये जो बिजनेस बनी हुई है हमारी, ये अपने यहाँ पर डीलिंग करेगी, यानी जो भी परचेज होगा वो इस बिल्डिंग, इस बिजनेस के अकॉर्डिंग परचेज होगा। सपोज करो इस बिजनेस का नाम है SRK एंटरप्राइज, तो बेटे अब जो भी परचेजिंग होगी, जो भी बिल बनेंगे, परचेज होगा तो SRK एंटरप्राइजेस के नाम से, और जो भी सेल होगी वो भी SRK एंटरप्राइजेस के नाम से होगी। तो डीलिंग यहाँ कौन कर रहा है, बिजनेस डीलिंग कर रही है। तो ये बिजनेस क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा। तो बेटे ऑल कॉर्पोरेट बॉडीज क्या मानी जाएगी, यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा। तो इसमें ऑल टाइप ऑफ बिजनेस लाइक दैट कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, 1% कंपनी, सभी क्या होंगी हमारी आर्टिफिशियल पर्सन में आएंगी। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। इसमें क्या आ सकता है, कंपनीज, और क्या आ सकता है बेटे इसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप, और क्या आ सकता है बेटे इसमें, पार्टनरशिप, ETC, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, ETC। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है बच्चों। अब हम बात करते हैं बेटे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के बारे में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है, अब मुझे बताइए, आप जरा ध्यान से सोचिए, आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं बच्चों आप लोगों से बात कर रहा हूं, इसका आंसर आप बच्चे देंगे सभी। तो क्या आप तैयार हैं इसका आंसर देने के लिए, बोलो हाँ सर तैयार हैं इसका आंसर देने के लिए। ठीक है बच्चों सुनो बेटे, ये देखो ये आपका बिजनेस है बेटे, बिजनेस। और बच्चों जो आपका बिजनेस है, इस बिजनेस को आप सभी लोग देखते हैं, आप सभी लोग देखते हैं इस बिजनेस को, आप सभी लोग अपने अपने बिजनेस को संभाल रहे हैं बेटे, और अपने अपने बिजनेस की अकाउंटिंग भी आप सभी लोग कर रहे हैं बेटे। अभी ये मान के चलेंगे हम कि आपका जो ये बिजनेस है इसकी अकाउंटिंग कौन कर रहा है, आप सभी बच्चे इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये क्या है, ये एक बिजनेस है बेटे। अब इस बिजनेस में आप लोगों के सबके यहाँ पर, हर किसी बच्चे के यहाँ पर जो ऑडिट करता हूं वो मैं करता हूं। मैं क्या करता हूं, आप लोगों के यहाँ पर बच्चों ऑडिट करता हूं, आप लोगों के अकाउंट्स की ऑडिट करता हूं। मैं आप लोगों के यहाँ एक एम्प्लॉय हूं, सपोज करो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मैं आपका एक एम्प्लॉय हूं, मैं आपका अकाउंटेंट हूं, मैं आप लोगों के यहाँ पे ऑडिट भी करता हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं आप लोगों के यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं हम, आप मुझे बेटे जो पे करते हो, देखो ये मैंने बना दिया खुद को, ये मैं हूं बच्चों, ठीक है बेटे, ये कौन हूं, मैं हूं ये। और मैं आप लोगों के जब ऑडिट करता हूं, आप लोगों के वर्क कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे पे करते हो बेटे हर महीने का 1 लाख रुपया पे करते हो आप मुझे, अपने यहाँ पर अकाउंटिंग करने का और ऑडिट करने का।
अब सुनो बेटे, जब आप मुझे 1 लाख रुपया पे कर रहे हो तो पे पर मंथ के हिसाब से करते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ मंथ बना रहा हूँ बच्चों, देखो जरा, ये मैंने कुछ मंथ बना दिए और ये मंथ है हमारा अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। ये बेटे हमारे मंथ्स हैं, ये हमने मंथ बना दिए यहाँ पर। अब सुनिए, मैं आप लोगों के जॉब कर रहा हूं और ये अप्रैल कंप्लीट हो गई बेटे, 30 अप्रैल हो गई, आज कंप्लीट हो गई। तो आप मुझे बताइए कि इस महीने की सैलरी मेरी कितनी बनती है? इस महीने की सैलरी मेरी कितनी बनती है? सर इस महीने की सैलरी आपकी 1 लाख बनती है। हाँ बेटा हाँ, मेरी सैलरी इस महीने की 1 लाख बनती है। अब बच्चों मेरी 1 लाख सैलरी अपने अभी तक आप लोगों ने नहीं दी है और अभी आप लोग मेरी सैलरी को अगले महीने दोगे, इस महीने आपने नहीं दी, आप मेरे इस 1 लाख को यहां दोगे, यहां आके दोगे इस 1 लाख को। अब मुझे जब आप मई में अब मेरे इस 1 लाख को दोगे तो आप बताओ बेटे ये कमाई मेरी कब की है? अप्रैल की है। मैं अपनी इनकम कब की मानूं, इसे अप्रैल की मानूं या मई की मानूं? आप लोग आंसर करिए बच्चों। ये जो इनकम हुई है मेरी अप्रैल में, जो मैंने 1 लाख रुपए की आपके यहाँ जॉब की, आपने अप्रैल का पैसा मुझे मई में दोगे आप, तो ये मेरी इनकम अप्रैल की है या मई की है? आप लोग आंसर करो बेटे। ओके बच्चे, बच्चे बोल रहे हैं सर ये अप्रैल की इनकम है। वेरी गुड बच्चों, ये अप्रैल की इनकम है, 100% ये इनकम अप्रैल की है। अब बच्चों बताओ कि ये इनकम तो मेरी अप्रैल की है, तो आपका खर्चा कब का है? आपका खर्चा भी अप्रैल का होना चाहिए या मई का होना चाहिए? सर अप्रैल का होना चाहिए। वेरी गुड बच्चों, ये खर्चा भी आपका अप्रैल का होना चाहिए। तो बच्चों इसको जब दिखाओगे, आप अकाउंट करोगे अप्रैल का, तो अप्रैल के महीने में इस सैलरी का आप किस नाम से अकाउंटिंग करोगे? अपने यहाँ पर किस नाम से दिखाओगे? सर इसको हम 1 लाख रुपए को दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। सर ये 1 लाख रुपए जो दिखाएंगे हम, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से दिखाएंगे, यानी ऐसा खर्चा जो हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया, यानी कि मैंने आपके यहाँ सर्विस दे दी लेकिन आपने मुझे पैसा पे नहीं किया, आपके लिए आउटस्टैंडिंग बोला जाएगा। और मेरे लिए बेटे इनकम है लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुई, तो ऐसी इनकम जो मैंने कमा ले लेकिन रिसीव नहीं हुई मुझे, मेरे लिए एक्रूड इनकम बोली जाएगी बेटे। ये मैं बोलूंगा ये मेरी एक्रूड इनकम है बच्चों। तो अब देखो सुनो मेरी बात अच्छे से, आपने ये आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख लिया यहाँ पर। अब बेटे मई में क्या होता है? मई में भी आपने इसका मुझे पेमेंट नहीं किया, मई में भी आपने मुझे पेमेंट नहीं किया और मई की सैलरी भी नहीं पे की। अब 1 लाख और आउटस्टैंडिंग हो गया, यानी 2 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग हो गई। बच्चों अब मुझे बताओ कि आप जब जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को देखोगे, सपोज करो यहाँ जून में आते हो आप और जून में आप अपनी बुक्स को देख रहे हो, ऐसे करके, ऐसे बुक्स को ओपन करके देख रहे हो। आप जब बुक्स को ओपन करते हो तो उसमें लिखा हुआ दिखता है आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपको दिखता है वहां पे लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ दिख रहा है बेटे। अब वो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जैसे ही आप उससे देखते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी को, आप लोग मुझे बताओ, आप लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी को देखते ही किसको याद करोगे? भगवान को याद करोगे या किसी और इंसान को याद करोगे? सर 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 भगवान को याद क्यों करेंगे हम, तो आपको याद करेंगे, वो सैलरी आपकी है। बेटे जैसे ही आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाई देगी, आपको कौन याद आएगा उस समय? मैं याद आऊंगा कि ये उस इंसान की सैलरी हमें पे करनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब अभी हमने पे नहीं की। जब मई में पहुंचोगे, जून में पहुंचोगे आप, तो अप्रैल और मई दोनों महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखी हुई होगी आपकी बुक्स में, तो आप क्या बोलोगे? ये सर की सैलरी है, अभी हमने पे नहीं की। तो बेटे ये आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जरा बताओ आप लोग। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मुझे या भगवान को? सर ये तो आपको रिप्रेजेंट कर रही है। वेरी गुड बच्चों, सही बोल रहे हो आप लोग, ये सैलरी मुझे रिप्रेजेंट कर रही है बेटे, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मुझे रिप्रेजेंट कर रही है बेटे। आउटस्टैंडिंग होना जरूरी है, यानी कि जो पे नहीं हुई, ओनली सैलरी होता तो मींस पे हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग वर्ड कब लगता है? जब पे नहीं होती। तो बेटे आउटस्टैंडिंग सैलरी इस पर्सन को, ये पर्सन कौन है? मैं, मुझे रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये आएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में बेटे। एक्रूड सैलरी मेरे लिए एक्रूड सैलरी होगी, और जब भी मैं अपनी बुक्स को देखूंगा तो मैं लिखा हुआ देखूंगा एक्रूड सैलरी, और वो एक्रूड सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आप लोगों को। मुझे याद आएगा, मुझे बच्चों से सैलरी लेनी है, वो रिप्रेजेंट कर रही है आप लोगों को। तो एक्रूड सैलरी भी बेटे किस में आएगी? हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, मतलब यहां लिखेंगे एक्रूड सैलरी,
ये भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आएगी। तो बेटे ऐसा खर्चा जो बुक्स में लिखा हुआ होता है या तो पहले पे कर दिया जाता है या पे नहीं किया जाता, वो सभी किस में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। बच्चों ये क्या है, तीनों क्लियर हो गए आपके, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। आप मुझे आंसर दो कि सर ये कंप्लीट हो गए या नहीं हुए। बच्चों जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, मुझे आपके आंसर का वेट है बच्चों। ओके बच्चे बोल रहे हैं सर ये क्लियर है हमारा, ठीक है बेटा ये क्लियर है आपका, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। आगे कहां, इन पर्सनल अकाउंट की तरफ बच्चों बढ़ते हैं हम। देखिए बेटे इन पर्सनल अकाउंट में टू टाइप्स के अकाउंट आते हैं, एक आता है हमारा रियल अकाउंट और एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये दो अकाउंट होते हैं हमारे बच्चों इन पर्सनल अकाउंट में। अब सुनिए इन पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं अभी। बेटे इसमें लिखा हुआ है द अकाउंट्स विच रिलेटेड टेंजिबल और को ब्रैकेट में बंद करेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स। बेसिकली टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि रियल अकाउंट में क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, यानी इसकी डेफिनेशन में सिर्फ इतना है, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। यानी रियल अकाउंट में ऑल टाइप्स के एसेट्स आते हैं। एसेट्स टू टाइप के होते हैं हमारे, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट। सर ये टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं बेटे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, सुनिए। बेटे ये क्या है, मार्कर, ये बेटे मेरा है, मेरा, क्या मैं इसे छू के देख सकता हूं, यस सर इसे आप छू के देख सकते हैं, बेटे टेंजिबल एसेट्स में आएगा। बेटे ये देखिए ये क्या है, ये बुक है, बुक बेटे बुक, ये क्या मैं छू के देख सकता हूं, यस सर आप छू के देख सकते हैं, बेटे टेंजिबल एसेट्स में आएगा। बेटे ये बताओ ये क्या है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड, इसे भी बेटे मैं छू के देख सकता हूं, यस सर छू के देख सकते हैं, बेटे ये भी टेंजिबल एसेट्स में आएगा। बेटे ये बिल्डिंग, बिल्डिंग को मैं छू के देख सकता हूं, ये भी टेंजिबल एसेट्स में आएगा। तो बेटे वो सारे एसेट्स जिन्हें हम छू के देख सकते हैं वो एसेट्स हमारे टेंजिबल एसेट्स में आते हैं। बेटे अब इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, सर ऐसे कौन से एसेट्स होते हैं जिन्हें हम छू के नहीं देख सकते लेकिन एसेट्स होते हैं, हमारी संपत्ति तो होती है लेकिन उन्हें हम छू के नहीं देख सकते। सर ऐसे कौन से एसेट्स होते हैं, सुनिए बेटा सुनिए, सुनिए मैं बताता हूं बच्चों, मैं बताता हूं, सुनो। ये देखो बेटे ये कौन है बताओ मुझे, ये देखो इनकी हाइट बहुत है बेटे, बताओ ये कौन है, ये है बेटे मिस्टर अमिताभ बच्चन, ये मिस्टर अमिताभ बच्चन जी हैं, इनका नाम है बेटे मिस्टर अमिताभ बच्चन, बिग बी है बेटे, बिग बी मिस्टर अमिताभ बच्चन। अब सुनो बेटे, मिस्टर अमिताभ बच्चन जो है इन्होंने बच्चों एक पोइम लिखी, यू नो आपको पता है अमिताभ बच्चन जी पोइम लिखते हैं, इन्होंने पोइम लिखी और बेटे पोइम लिखने के बाद इन्होंने उस पोइम को पब्लिश करा दिया, इन्होंने उस पोइम को पब्लिश करा दिया। तो बेटे पब्लिश कराने के बाद जहां जहां वो पोइम जाएगी, जहां जहां लोग उस पोइम को देखेंगे, देखने के बाद जितनी भी इनकम होगी उस पोइम की वजह से, बेटे वो इनकम किसकी होगी, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी की होगी। बेटे इस पोइम पर क्या कोई और इंसान इस पोइम को लिख सकता है और उसको पब्लिश करा सकता है, नो, इस पोइम को कौन लिख सकता है, सिर्फ मिस्टर अमिताभ बच्चन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेटे इनके पास क्या है इस पोइम का, सर इनके पास इसका राइट है। ये पोइम किसने लिखी है, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी ने लिखी है, इसका कॉपीराइट किसके पास है, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के पास है। तो बेटे ये एक कॉपीराइट। अब मिस्टर अमिताभ बच्चन जी से मैं कहता हूं कि सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, सर मुझे भी इस पोइम को लिखने का मौका दीजिए, सर मैं भी इस पोइम से कुछ कमाई करना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं नहीं, आपको इसका मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा सर क्यों नहीं मिलेगा, तो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये पोइम मैंने लिखी है, इस पर अधिकार मेरा है। मैंने कहा सर आप कुछ पैसे ले लीजिए। सर ने, अमिताभ बच्चन जी ने कहा ठीक है आप मुझे इसके बदले कुछ एक्स अमाउंट दीजिए, कोई भी अमाउंट हो सकता है। तो बच्चों अमिताभ बच्चन जी ने अपना राइट मुझे बेच दिया। बताओ बच्चों ये राइट एक असेट्स नहीं होता तो अमिताभ बच्चन जी इसको कैसे बेच सकते थे, हम इस बिल्डिंग को बेच सकते हैं, हम मार्कर बेच सकते हैं, अमिताभ बच्चन जी ने राइट को बेच दिया और मुझसे पैसे ले लिए। तो ये राइट क्या आप इसे छू के देख सकते हो, इस राइट को, क्या कॉपीराइट को आप छू के देख सकते हो, नो,
नहीं छू के देखा जा सकता। तो ये कॉपीराइट हमारा किस में आएगा बेटे? इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा बेटे। एक और एग्जांपल सुनिए, एक और एग्जांपल मैं देता हूं बच्चों आपको, एक और एग्जांपल सुनिए। अभी एक और एग्जांपल ये है कि ये देखो, ये हूं मैं, ये कौन हूं? ये मैं हूं बेटे। और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले, 2 years बिफोर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर रखा था। और बेटे आज मुझे उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद जो मुनाफा होता है वो मुनाफा होता है 1 लाख रुपए पर मंथ का। 1 लाख रुपए पर मंथ का मुनाफा होता है मुझे अपने बिजनेस से। अब 1 लाख रुपए से 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कितना मुनाफा हुआ बेटे? 12 लाख रुपीस पर ईयर का मुनाफा हो रहा है। और ये बिजनेस जो बेटे मैंने स्टार्ट किया था ये 20 लाख रुपीस से स्टार्ट किया था, 20 लाख रुपए से स्टार्ट किया था। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब क्या होता है, ये इस बिजनेस में आप लोग आते हो और आप लोग मुझसे आके कहते हो सर मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लो, हम भी आपके बिजनेस में पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे। तो बताओ क्या मुझे आपको अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेना चाहिए? नो, नहीं बनाऊंगा। क्योंकि जैसे ही आप पार्टनर बनोगे, आप जैसे ही पार्टनर बनोगे बेटे 6 लाख प्रॉफिट आप ले जाओगे, 6 लाख प्रॉफिट मेरा रहेगा, हम दोनों का आधा आधा प्रॉफिट रहेगा बेटा। लेकिन मुझे क्या फायदा, मेरा तो लॉस हो जाएगा। अब आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर कोई बात नहीं, आप चिल करो, हम क्या करते हैं, आपकी 20 लाख रुपए की प्रॉफिट लगाई थी ना आपने, 20 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी ना बिजनेस में, इसका आधा यानी हाफ हम आपको दे देते हैं, यानी 10 लाख रुपए भी हम आपको दे देते हैं। क्या अब आप हमें अपना पार्टनर बनाओगे? मैं अभी भी मना करूंगा, नहीं, मैं आपको अभी भी अपना पार्टनर नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? अब सुनो अच्छे से मेरी बात बेटे। ये बिजनेस 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, और जब ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था 2 साल पहले, तो मेरे बिजनेस की इनकम 0 थी, इसमें कोई इनकम ही नहीं थी। लेकिन धीरे 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 मेरे बिजनेस की इनकम 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 और अब आके 1 लाख रुपए पर मंथ हो पाई है। तो बेटे उस दिन से 24 मंथ बिफोर 24 मंथ इसमें मेहनत कौन कर रहा था? इस टाइम पे जो मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए की इनकम हो पा रही है, अपने इस बिजनेस को यहां तक कौन लेके आ पाया? मैं लेके आ पाया बेटे, मैं लेके आ पाया। मैंने मेहनत की है, मैंने पास्ट में मेहनत की है, तब जाके इस बिजनेस में 1 लाख रुपया अब महीने कमा पा रहा हूं। आप लोगों ने तो मेहनत ही नहीं की। आप लोग 10 लाख रुपए देके मैं आपको पार्टनर कैसे बना सकता हूं? ऐसे तो कोई भी आगे पार्टनर बन जाएगा और मेरे 2 साल की मेहनत बेकार जाएगी। बेटे 2 साल की जो मेहनत है, ये 2 साल की मेहनत, अगर मेरी 2 साल की मेहनत आप अगर मुझे इसका पैसा दे दें तो मैं आपको जरूर पार्टनर बना सकता हूं। आप बोलोगे सर इसका पैसा कितना होगा? ठीक है बेटे, देखो मेरी बिजनेस का पैसा 1 लाख रुपए प्रॉफिट है और मेरी बिजनेस का 1 लाख रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए हर साल आता है और मैंने 2 साल से बिजनेस चला रहा हूं। आप एक काम करो, 1 साल आगे तक का प्रॉफिट मुझे आज दे दो, यानी कि 12 लाख 1 साल का प्रॉफिट है। आप 1 साल आगे का प्रॉफिट और मान के चलो तो आप 1 साल पीछे पहुंच जाओगे, तो आप 1 साल और आगे का प्रॉफिट यानी आधा प्रॉफिट 12 लाख का, दोनों का 12 लाख होता है, आप अपना हिस्सा 6 लाख मुझे दे दो आज ही, यानी आने वाले साल का प्रॉफिट आज ही मुझे दे दो आप। 2 साल पिछले का प्रॉफिट मैंने मेहनत की और उसका प्रॉफिट मैं लेता था, आपके आने के बाद प्रॉफिट आप लोगे और प्रॉफिट जब आप लोगे तो वो प्रॉफिट मेरी जगह से आपके पास जाएगा। तो मैं कहता हूं आप आगे 1 साल का प्रॉफिट मुझे अभी दे दो और बाकी आप 1 साल बाद पूरा प्रॉफिट लेते रहिएगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर। तो बेटे ये क्या चीज है, मैंने आपसे क्या मांगा? इसे बोलते हैं बच्चों गुडविल। इसके बारे में और आगे से पढ़ेंगे, मैं आपके लिए ओनली गुडविल का नाम देता तो आपको शायद समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है बेटे। गुडविल को हम आगे और डिस्कस करेंगे। मैंने पहले बताया था कॉपीराइट, दूसरा बताया मैंने गुडविल। तो ये बेटे इसके एग्जांपल है, और भी हैं बहुत सारे इसके एग्जांपल, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी है। दूसरी चीज देखो, मैं इसमें सिंपल टर्म्स में बता सकता हूं, ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वो हमारे एसेट्स होते हैं। ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हमारे क्या माने जाते हैं बेटे? एसेट्स माने जाते हैं, और वो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आते हैं। तो हमारा और वो रियल अकाउंट में आते हैं बच्चों। तो ये सारी चीजें कहां आएंगी? रियल अकाउंट में, और इनको एसेट्स माना जाता है। अब आते हैं बेटे हम नॉमिनल अकाउंट की तरफ। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है बेटे? इसमें लिखा है, मैंने जरा देखो, the accounts which related to expense, loss, profit and income, जो कि रिलेटेड होता है all expenses, all profits, all losses
और ऑल इनकम से। जितनी भी बेटे इनकम होंगी, लॉस होंगे, ये सारी चीजें कहां आएंगी? हमारे नॉमिनल अकाउंट में। जैसे सुनिए, ये है बेटे बिजनेस, ये बिजनेस है और ये आप लोगों का है बच्चों, आप लोगों का बिजनेस है बेटे। आप अपने बिजनेस में यहां से ये देखो, ये जेठालाल, ये मैंने कौन बना दिए? जेठालाल। जेठालाल कौन है? ये जेठालाल आपके सप्लायर है बेटे। जेठालाल आपके सप्लायर है बेटे। आप इन जेठालाल से सामान परचेज करते हो, आप इनसे सामान क्या कर रहे हो बेटे? परचेज कर रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो। और यहां पर अपने बिजनेस में लाने के बाद आप यहां बेच देते हो, जनरल पब्लिक में इस गुड्स को बेच देते हो। तो बेटे अब सुनो, अगर आप जेठालाल से कोई गुड्स परचेज कर रहे हो और वो आपको अपने बिजनेस में आने के बाद वो पड़ता है, सपोज करो एक सिंगल यूनिट पड़ती है 8 रुपए की, ₹8, 8 रुपए की एक सिंगल यूनिट पड़ती है। और इस 8 रुपए की यूनिट में +2 आप अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हो, तो ₹10, और 10 रुपीज में आप इसे सेल कर देते हो। तो बेटे 10 रुपए में आप इसे बेच रहे हो। अब ये 10 रुपए में अगर आपका सामान बेचा जाएगा, चला जाएगा, ये लोग, ये जनरल पब्लिक है बेटे, ये लोग आपका सामान 10 रुपए में अगर परचेज कर लेते हैं, तो यहां पर 2 रुपए का आपको क्या हो गया बेटे? इसे बोलेंगे हम प्रॉफिट। ये क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर हम सेलिंग और परचेजिंग, परचेज किया और सामान को बेच दिया, सेलिंग और परचेजिंग की एक्टिविटी से मुनाफा कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है बच्चों। और इसी के अपोजिट, अगर ये 10 रुपए का सामान था, 2 रुपए अपने प्रॉफिट ऐड किया है, ये सामान 8 रुपए की बजाय अगर बेटे ये 10 रुपए प्रॉफिट ऐड करने के बाद 10 रुपए का सामान पड़ा और ये 8 रुपए में बेचा जा रहा है, तो बेटे यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस इसकी 8 रुपए है, तो ये ऑन कॉस्ट हो गया, लेकिन और 2 रुपए कम में जा रहा है, तो बेटे 2 रुपए का इस पर लॉस हो गया। तो प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है सेलिंग और परचेजिंग एक्टिविटी पर, सामान बेचना और खरीदना। अगर मैंने ये मार्कर 10 रुपए का खरीदा, 15 रुपए का बेच दिया, 5 रुपए का प्रॉफिट। सामान 10 का खरीदा, 8 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए का लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस समझ में आ गया होगा बेटे। प्रॉफिट और लॉस हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। नेक्स्ट है बेटे हमारा एक्सपेंसेस। सुनिए, अब एक्सपेंसेस के बारे में मैं बताता हूं आपको। यही जो आप लोगों का बिजनेस है बेटे, इस आप लोगों के बिजनेस में मैं हूं बेटे, मैं आप लोगों के यहाँ जॉब करता हूं बेटे, मैं आप लोगों के यहाँ जॉब करता हूं। क्या जॉब करता हूं? मैं आपका अकाउंट देखता हूं बेटे, मैं आपका अकाउंट देखता हूं। अब बेटे जब मैं आपके अकाउंट देख रहा हूं, तो आप मुझे क्या दोगे? बताओ, बोलो बच्चों, क्या दोगे मुझे? 1 लाख रुपए की सैलरी, 1 लाख रुपए सैलरी। बेटे ये सैलरी जो आप मुझे दे रहे हो, मेरे लिए क्या है? मेरे लिए इनकम है बेटे। और आप लोगों के लिए क्या होगा? ये आप लोगों के लिए एक्सपेंस हो गया। यानी कि अगर हम कोई भी सर्विस रेंडर कर रहे हैं और सर्विस रेंडर करने के बाद मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं और आप सर्विस रिसीव कर रहे हो, तो सर्विस एक्टिविटी से अगर हम सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस से होने वाली इनकम, सर्विस पे मिलने वाला पैसा मेरे लिए इनकम होगा, और आप पे कर रहे हो तो आपके लिए वो एक्सपेंस होगा बच्चों। और एक एग्जांपल देता हूं बेटे, आपने अपने बिजनेस में एक एसी खरीदा बेटे, और एसी खरीदा आपने 40,000 रुपए का, 40,000 रुपीज का एसी खरीदा आपने बेटे। क्या एसी खरीदने बेचने का आपका काम है? नो सर, नहीं। एसी क्यों खरीदा है? क्योंकि आप अपने बिजनेस में से कूलिंग लोगे बेटे, इससे सर्विस लोगे, इससे आपको सर्विस देगा। क्या सर्विस देगा? कि गर्मी के मौसम में ये आपको ठंडक देगा। यस या नो? यानी गर्मी के मौसम में ये आपको कूलिंग देगा। तो अब बेटे जो कूलिंग देगा एसी, ये आप इसकी सर्विस ले रहे हो। अब बताओ बेटे, क्या ये एसी हमेशा 40,000 का ही रहेगा? क्या ये 40,000 से कम का नहीं रहेगा? क्या हमेशा कूलिंग देता रहेगा? नो सर, नो। आज लिया है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि ये एसी 10 साल चलेगा बेटे, तो 10 साल बाद ये खत्म हो जाएगा। तो 40,000 का एसी है, 10 साल चलेगा, तो बताओ एक महीने में ये एक साल में कितना कम हो रहा है? सर एक साल में 10 से डिवाइड कर दो 40,000 को, तो 4,000 कम हो रहा है बेटे। 4,000 एक साल में कम हो रहा है, तो इसे बोलेंगे हमने कूलिंग लेने की वजह से हमने खर्चा कितना किया? 40,000 या 4,000? हमने बेटे 4,000 का खर्चा किया है, 40,000 का हमारा खर्चा नहीं हुआ। जितना एसी कम हो गया सर्विस लेने की वजह से, उतना खर्चा हुआ है। और इस खर्चे को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन।
ये क्या होता है हमारा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है बच्चों। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और आपको पढ़ाने के बदले बच्चों मैं 500 रुपए लूंगा आपसे 1 घंटे के। अब ये जो 500 रुपए मैं आपसे लूंगा बच्चों, ये 500 रुपए मेरे लिए इनकम हो गई और ये आपके लिए एक्सपेंस माना जाएगा, क्योंकि आप सर्विस रिसीव कर रहे हो और मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। बेटे सर्विस का लेन देन यहाँ होना बहुत जरूरी है, तभी यहां पर होगा। तो बेटे क्या आपको समझ में आ गया इनकम एक्सपेंस? तो बेटे देखो अब सुनिए, डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, सैलरी खर्चा है, मुझे दे रहे थे नॉमिनल अकाउंट में, रेंट किराया खर्चा है नॉमिनल अकाउंट में, किसी के लिए इनकम हो सकती है। मैं आपके यहाँ पर आके मैंने एक फ्लैट ले लिया और फ्लैट लिया मैंने 14,000 पर मंथ पे, तो मैं आपको 14,000 पे करूंगा, आप मुझसे रिसीव करोगे, तो मेरे लिए वो खर्चा हो गया। क्यों खर्चा हुआ? क्योंकि मैं सर्विस ले रहा हूं, आपके घर में रह रहा हूं, और आपके लिए क्या हो गया बेटे? आपके लिए इनकम हो गई, क्योंकि आपने अपने घर को किराए पे दिया है। बोलो इट इज क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या अच्छे से? ठीक है बेटे, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं बच्चों जल्दी से। चलिए बेटे अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे अकाउंटिंग इक्वेशंस। बेटे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, हम इसको सब कंप्लीट करेंगे अब। बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन में अकाउंटिंग और इक्वेशन दो वर्ड हैं। इक्वेशन के बारे में आप लोग पहले समझ चुके हैं, इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, और अकाउंटिंग अभी हम कर रहे हैं। तो हमें अकाउंटिंग को इक्वेशन वे में करना है, एक इक्वेशन बनानी है हमें। आप बताओ इक्वेशन से आप लोग क्या जानते हो? सर इक्वेशन की 2 साइड्स होती थी, एक होती थी LHS इजिकल टू होता था RHS। बिल्कुल बेटे ऐसे ही यहां पर अकाउंटिंग की इक्वेशन होगी, इसकी 2 साइड्स होंगी बेटे। एक होगा एसेट्स इजिकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बेटे 2 साइड होंगी इसकी। अब इक्वेशन यानी कि असेट्स हमेशा बराबर होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के, यानी कैपिटल और लायबिलिटी दोनों को ऐड कर दिया जाए तो असेट्स के बराबर हो जाएंगे। ये अकाउंटिंग इक्वेशन होगी बच्चों। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी जो भी है ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मॉडर्न अप्रोच पर बेस्ड है। मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाला हूं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को। हालांकि उसकी कोई यूज नहीं है, मैं इससे आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। मेरी बात सुनिए ध्यान से बेटे, ये जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये और कुछ नहीं, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारी बैलेंस शीट है ये। यानी कि जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे लास्ट में, जब हमारा अकाउंट खत्म होने को आएगा, जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे बेटे। और बैलेंस शीट की भी 2 साइड्स होंगी, एक होगी हमारी एसेट साइड और एक होगी हमारी लायबिलिटी साइड। इस तरीके से होगा, मैं बता देता हूं आपको, एसेट्स और इधर होगा लायबिलिटी, और इस तरीके से ये फॉर्मेट होगा। ये 2 कॉलम होंगे अमाउंट के, और हमेशा बैलेंस शीट का मतलब होगा, ये बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट का मतलब होगा कि दोनों साइडें हमेशा इक्वल आएंगी, यानी असेट्स बराबर होगा ये साइड लायबिलिटी। और लायबिलिटी में क्या आएगा? लायबिलिटी में हमारी सबसे पहले कैपिटल आएगी और बाकी ये वाली लायबिलिटी यानी आउटसाइडर लायबिलिटी, ये लायबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर जो भी होंगी, और इधर सारे असेट्स आएंगे। तो बट बेटा जरा देखो, ये असेट्स ये साइड हो गई और यहाँ कैपिटल, ये कैपिटल आ गई और ये लायबिलिटी आ गई। तो ये हमारी बैलेंस शीट ही बनेगी आगे चल के। अभी आपको ये चीज इसलिए समझ में नहीं आ रही होगी बिकॉज आप इसे नहीं जानते, तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जब इसे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस दिन आपको ये बताया था, देखो आज ही ऐसा ही हो रहा है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अभी हमें इसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारी एक लायबिलिटी ही होती है। अब सुनो इसके रूल्स क्या है, आप लोग लिख सकते हैं। इसके लिए लिखिए बेटा, एक लाइन लिख लीजिए, ईच एंड एवरी बिजनेस
ट्रांजेक्शन इफेक्ट each and every transaction, each and every business transaction recorded 2 time। बेटा इसमें नोट में इस तरीके से बंद कर लेना है, इसको हमेशा याद रखना, इसको अपने दिमाग में यहां रखो, यहां नोट में भी ना लिखो तो यहां लिखो। मैंने क्या बताया सुनना जरा, ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो उसको 2 टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा, हमेशा याद रखना। और ये मैं नहीं बोलता, ये आपका एक प्रिंसिपल बोलता है। कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? ड्यूअल एक्सेप्ट प्रिंसिपल। ये बोलता है बेटे ड्यूअल एक्सेप्ट प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है? ड्यूअल एक्सेप्ट मींस हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स पर 2 बार इफेक्ट डालती है, यानी हर एक ट्रांजैक्शन में 2 इवेंट होंगी बेटे, यानी हर एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को इफेक्ट डालेगी, हर एक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग 2 टाइम होगी। और नॉट ओनली ट्रांजैक्शन को कैसे डिसाइड करेंगे हम? उसके अमाउंट के बेसिस पर, यानी कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के अमाउंट की रिकॉर्डिंग हम 2 टाइम करेंगे। इट इज क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब सुनिए आप। मैं कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखूंगा पहले और उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करेंगे। और आज से आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हो आप, हमेशा याद रखिएगा एक बात कि आप अपने बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हो। आप हमेशा याद रखिएगा कि आप जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो अपने बिजनेस के लिए करेंगे, यानी आप एक बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो आप समझ लो कि आप एक बिजनेस के अंदर बैठे हुए हो और आपको बिजनेस बन के सोचना है। अब आप समझ लो कि हम बिजनेस हैं और हम बिजनेस हैं और हमको अब बिजनेस बन के सोचना है, यानी कि हमें स्टार्ट किसी और ने किया है, स्टार्ट करने वाला दूसरा पर्सन है और हम बिजनेस हैं, हमको बिजनेस बन के अकाउंटिंग करनी है। क्योंकि जब जब अकाउंटिंग की जाएगी वो बिजनेस की जाएगी, किसी पर्सन की नहीं की जाएगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सुनिए, पहली ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, जरा लिखिए मेरे साथ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, started business with cash, ₹40,000। ये ट्रांजैक्शन हो गई बेटे, ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्ट हो रही है, कोई एक इंसान बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। अब आप बताओ, आप बिजनेस हो तो आप बिजनेस हो और ये आपकी लिए स्टार्ट हो रही है, आप बिजनेस हो, आप बिजनेस के अकाउंट डिक करोगे तो आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिजनेस के यहाँ क्या आएगा आप बताओ। जब आप बिजनेस हो, मैं सपोज करो आपको स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं 40,000 रुपए आपको दूंगा, आप बिजनेस हो तो आपके पास क्या आएगा? एक तो कैश आएगा और कैश के साथ साथ क्या होगा? आपके पास एक जिम्मेदारी आएगी कि आपको मुझे वापस करना है ये पैसा। और ये पैसा किसका होगा? ये ओनर का होगा, ओनर का पैसा होगा, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। ठीक है बेटे, तो अब सुनिए इसकी रिकॉर्डिंग 2 टाइम कैसे होगी 40,000 रुपए की। एक तो इसमें 2 इवेंट्स हो रही हैं, एक तो कैश और एक कैपिटल। कैश भी 40,000 रुपए आ रहा है बिजनेस के पास और जिम्मेदारी भी 40,000 की आ रही है क्योंकि ये वापस करना है। 2 चीजें हो रही हैं। तो बेटे कैश क्या है? एसेट्स है और कैपिटल का अलग हेड बना हुआ है। तो कैश को हम एसेट साइड लिखेंगे यहां, तो यहां लिख देता हूं मैं बेटे कैश और मैं नंबर 1 डाल देता हूं। यहां फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, तो कैश के नीचे कितना लिख दूं बोलो? मैं 40,000 लिख दिया मैंने। और दूसरी जगह क्या लिखा जाएगा? कैपिटल के नीचे 40,000। मैं कैपिटल के पास गया और यहां लिख दिया मैंने 40,000। अब बेटे मैंने इक्वेशन का मतलब इसको बराबर करना होता है, तो मैं यहां से एक लाइन खींचूंगा यहां तक और मैंने यहां पर इनको ऐड करना है। 40,000 यहां आ गया बेटे, इज इक्वल टू 40,000 यहां आ गया बेटे। क्या लायबिलिटी कुछ है? नो सर, तो यहां कुछ नहीं आया। देखो बेटे 40,000 इज इक्वल टू 40,000 बराबर है ना ये। तो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वेशन बराबर आएगी, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। अगर आप गलत रिकॉर्डिंग कर दोगे तो ही ये इक्वेशन बराबर नहीं आएगी, अदरवाइज हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वेशन बराबर ही आएगी। अब सुनो, मैं दूसरी ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं बेटे, मैं इस ट्रांजैक्शन को रफ कर रहा हूं, मैं दूसरी ट्रांजैक्शन लिखता हूं, रफ नहीं कर रहा, इसको रफ कर रहा हूं ओनली। चलिए दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं हम क्या है।
लिखिए सेकंड ट्रांजैक्शन मेरे साथ आप, परचेज गुड्स ₹10,000 एंड पेड कैश। बेटे 10,000 रुपीज का गुड्स सामान खरीदा है। आप बताओ कि अगर सामान खरीदा जाएगा, अगर सपोज करो मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग ये मार्कर खरीद के लाते हो और बेच देते हो। अब आप लोगों के लिए मार्कर खरीद के लाना और मार्कर्स को बेचना, तो मार्कर क्या बोला जाएगा, गुड्स बोला जाएगा या मार्कर के नाम से लिखोगे? गुड्स बोला जाएगा, क्योंकि इसी का खरीदने बेचने का काम है तो इसे गुड्स बोलेंगे। अब बताओ कि आपकी दुकान है, आप अपनी दुकान पर बैठे हुए हो, मैं मार्कर मांगने के लिए आता हूं, तो आप क्या करोगे? जल्दी से मार्कर जहां से परचेज करते हो, सप्लायर जेठालाल के यहाँ से 2 मार्कर लेके आओगे, मुझे दे दोगे, या आप जेठालाल के यहाँ से इकट्ठे 1000-2000 मार्कर लाओगे और अपने यहाँ ला के रख लोगे और जो भी लेने आता जाएगा उसे देते जाओगे, और जब थोड़ा सा उसमें और बचेगा तो और उसे बचा के रखोगे और दोबारा से और लेके आओगे मार्कर और उसमें लाके फिर से रख दोगे। तो हाँ बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। मतलब कैसा करेंगे हम कि हमारी ये दुकान है और दुकान में ये है हमारा स्टोर रूम, इसे बोलेंगे हम स्टोर रूम। हम जेठालाल से, ये जेठालाल है हमारे, जेठालाल से मार्कर लेके आते हैं और इस स्टोर रूम में लाके रख देते हैं। हम लेके आए यहाँ से कितने मार्कर मेरे? 10,000 के मार्कर। 10,000 के मार्कर हमने स्टोर रूम में लाके रख दिए। अब ये 10,000 के मार्कर खत्म नहीं होंगे, उससे पहले हम फिर से मार्कर इसमें लाके रख देंगे और इसमें से बेचते रहेंगे। यही होता है ना दुकानों में। दुकानों में छोड़ो, आपके घरों में यही होता है। आप अपने घरों में देखते होगे, घर में हर चीज को जब जरूरत पड़ती होगी, अब चाय बनाने बैठे तो क्या बोलती है मम्मी? जाओ मार्केट से, दुकान से चीनी लेके आओ, या वो इकट्ठा चीनी 2 किलो 4 किलो 5 किलो मंगा के रख लेते हैं। और उसके बाद जब जब हमें चाय बनाने की जरूरत पड़ती है, जब जब शुगर की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसमें से निकालते हैं डब्बे में से और शुगर से चाय बना लेते हैं। तो बेटा वो डब्बा क्या है? स्टोर रूम। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोर रूम। तो अब बताओ कि ये स्टोर रूम ये आपका एसेट्स है या कैपिटल है या लायबिलिटी है? सर स्टोर रूम तो हमारा एसेट्स है, हमारा है, वो किसी और का थोड़ी नहीं है। ऑनर ने दिया होता तो कैपिटल होती, ऑनर ने दिया होता तो कैपिटल होती। याद रखना, स्टोर रूम भी अगर ऑनर ने दिया होता तो कैपिटल होती। अगर ये स्टोर रूम कोई लायबिलिटी नहीं है हमारी, हमारा है, तो बेटे क्या करेंगे? एसेट्स के नीचे या कैश के साइड में यहां लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक का नाम लिख देंगे और स्टॉक के ठीक नीचे यहां दूसरी ट्रांजैक्शन बनाएंगे। एक सेकंड ट्रांजैक्शन है कैश, यहां पे अब हम यहां आएंगे, स्टॉक के ठीक नीचे यहां लिख देंगे हम कितना? 10,000। बेटे यार 2 ट्रांजैक्शन, 2 इवेंट क्या हुई है? देखो, एक तो स्टॉक आया कितने का? 10,000 का, और आपका कैश, स्टॉक आया और कैश आपका गया 10,000 रुपए। यही ट्रांजैक्शन हुई है ना? जेठालाल को 10,000 रुपए गए, दिए हमने, 10,000 गए और स्टॉक हमारे पास 10,000 रुपए का आया, गुड्स आया। यही हुआ है ना? तो हमारे यहां से 10,000 रुपए गए। अब बिजनेस के यहाँ काम कर रहे हैं बेटे। बिजनेस का पैसा कहां है? जल्दी बताओ। ये रखा सर, बिजनेस का पैसा ये रहा, कैश ये रहा। तो बेटे कैश में से 10,000 कम कर दो और 10,000 रुपए स्टॉक में लिख दो। 10,000 रुपए का स्टॉक आ गया। 2 ट्रांजैक्शन हो गई, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, 2 टाइम रिकॉर्ड हो गया, हमारी काम कंप्लीट। हम इसको रफ कर देते हैं, जेठालाल को यहाँ से हटा देते हैं मेरे बच्चों। अब हम इसको फिर से इक्वल कर लेते हैं बेटे। अच्छा, मैं इसको एक कॉलम बना देता हूं अलग से। इस कॉलम का नाम भी दे देंगे हम पर्टिकुलर। बेटे इसमें डिस्क्रिप्शन लिखते रहते हैं। अभी मैं नंबर 1 नंबर 2 डाल रहा हूं, आप इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। यानी इस ट्रांजैक्शन को यहाँ लिख सकते हो परचेज गुड्स, यहाँ लिख सकते हो बिजनेस स्टार्टेड, ऐसे करके। अब मैं फिर से इसको ऐड कर रहा हूं बेटे। तो ऐड करने के लिए मैंने फिर से लाइन खींची और मैं अकाउंटिंग इक्वेशन को मैच कराऊंगा। बेटे जरूरी नहीं कि हर बार दोनों साइडों पे इफेक्ट पड़े, एक साइड पर भी पड़ सकता है, दोनों साइड पर भी पड़ सकता है, सिंगल साइड भी और बोथ साइड भी। 40,000 में से 10,000 गया तो 30,000 कैश बचा। देखो 40,000 रुपया था, 40,000 में से 10,000 का सामान खरीद लिया, 30,000 बचा। बेटे जो माइनस करते हैं हम, तो माइनस को हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। जिस अमाउंट को हमें माइनस करना होता है उसको हमें ब्रैकेट में बंद करना होता है, जिसको ऐड करना होता है उसे ब्रैकेट में बंद नहीं करते। तो 30,000 प्लस 10,000 का स्टॉक दिखाई दे रहा है हमें, और इज इक्वल टू बेटे 40,000 की कैपिटल। क्या लायबिलिटी कुछ इंकर हुई? नो सर,
बताओ ये चीज क्लियर हुई? देखो 30 + 10 40,000 = 40,000। अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है हमारी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन लेते हैं। लिखिए परचेज गुड्स फ्रॉम चंपा। परचेज गुड्स फ्रॉम चंपा रुपीज 5,000। बेटे 5,000 रुपए का सामान चंपा से खरीदा। बताओ इसमें क्या हो रहा है बेटे? सामान आ रहा है 5,000 रुपए का तो स्टॉक बढ़ेगा 5,000 से। सामान आया बेटे, गया क्या? क्या कैश गया बेटे? यहां पर क्या कैश गया? क्या इसमें दिखाई दे रहा है कैश गया? नो सर, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा कैश गया, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है। सुनो बेटे फिर से रीड करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम चंपा। बेटे चंपा का नाम आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। सुनिए, आप लोग बताइए, आप लोगों के यहां मैं आता हूं, आप लोगों की सबकी दुकानें हैं, ठीक है? अब आप लोगों से मैं कुछ सामान परचेज करता हूं और वो सामान मैं आप लोगों से परचेज करता हूं, सपोज करो 20,000 रुपए का, 20,000 रुपीज का मैं सामान आप लोगों से परचेज करता हूं। बेटे वो 20,000 रुपीज का सामान जब मैं आप लोगों से परचेज कर रहा हूं तो मैंने 20,000 रुपीज पॉकेट से निकाले और आपको दे दिए और सामान को लेके मैं आ गया। आप लोग मुझे जानते भी नहीं हो, मान लो आप लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हो। अगर मैं 20,000 रुपए का सामान आपसे परचेज कर रहा हूं और आपसे सामान लेके आ गया मैं और आपको 20,000 रुपए देके आ गया, क्या आप मेरा नाम लिख के रखोगे? नो सर, नो रिक्वायरमेंट। क्या जरूरी है? आपको हम जानते नहीं है तो भी क्या दिक्कत है? हम सामान तो किसी को बेच सकते हैं अगर वो पैसे दे रहा है तो। लेकिन बच्चों दूसरी कंडीशन, वहीं मैं आपसे कहता हूं बेटा आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे आपको 4 दिन बाद दे जाऊंगा, तो आप क्या करोगे? मुझे सामान दोगे? अब सिर्फ वो बच्चे मुझे सामान देंगे जो बच्चे मुझे जानते हैं, जिन्हें पता है कि सर ये पैसा वापस कर देंगे, वो बच्चे मुझे सामान रिटर्न करेंगे। और जो बच्चे ये जानते हैं कि सर पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, पता नहीं है कौन नहीं है, वो मुझे सामान नहीं देंगे। तो बच्चों जो बच्चे जानते हैं कि सर कौन है, वो मुझे सामान दे देंगे। अब बताओ क्या वो बच्चे जो मुझे सामान दे देंगे वो मेरा नाम लिखेंगे कि नाम लिखने की अभी भी जरूरत नहीं है? यस सर यस, नाम लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा बेटे। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि आपने मुझे उधार बेचा है। तो बेटे आप लोगों के लिए मैं क्या हो गया? आपने मुझे बेचा है, आप लोगों के लिए मैं डेटर हो गया। मैंने आपसे खरीदा है उधार, मेरे लिए आप कौन हो गए? क्रेडिटर हो गए बेटे। और आपने नाम कब लिखा है? जब आपने उधार बेचा है। और आपका मैं भी अपने यहाँ के नाम लिखूंगा, जिससे मैं उधार खरीद के लाया हूं उसका, मुझे याद रहे, याद रखने के लिए कि मुझे पैसा देना है। आप क्यों लिखोगे? क्योंकि आपको पैसा लेना है, याद रखने के लिए। तो हमेशा ट्रांजैक्शन में नाम अगर आता है तो ये माना जाता है कि ये उधार में खरीदा गया है या बेचा गया है। चाहे सेल्स हो रही हो, चाहे परचेज हो रही हो, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में नाम आ रहा है तो आप मानिएगा कि ये उधार खरीदा गया है। अगर नाम के साथ साथ ये लिखा हुआ है कि कैश पे हो रहा है तो कैश में ही माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम चंपा, तो यहां कहीं ये शो नहीं हो रहा कि कैश पे किया गया है, लेकिन ये होता कि परचेज गुड्स फ्रॉम चंपा विद एंड पेड कैश ₹5,000। तो नाम तो आ रहा है लेकिन साथ साथ ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि चंपा को कैश भी पे कर दिया। तो जब चंपा को कैश पे कर दिया तो चंपा के पास तो पैसा पहुंच गया, भले ही नाम आ रहा है। तो ये उधार की ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कब मानी जाएगी? जब ओनली नाम आ रहा है, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कैश पे हुआ है या नहीं हुआ, तो नाम की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। और बेटे अगर ये होता परचेज गुड्स ₹5,000, तो यहां पर ये नहीं, न तो नाम आ रहा है और न ये लिखा हुआ है कि कैश पे हुआ है, तो क्या माना जाएगा? तो बेटे माना जाएगा कि कैश पे हुआ है। देखो फिर से रिपीट करता हूं, अगर नाम आ रहा है, कैश पे हुआ है या नहीं हुआ कुछ उसमें शो नहीं हो रहा, तो उधार की पेमेंट, उधार की खरीदारी या बेचा माना जाएगा। अगर नाम आ रहा है, नाम के साथ साथ ये स्पेसिफाई किया गया है कि
ये कैश में परचेज हुआ है, कैश में बेचा है, तो उधार की क्रेडिट और उधार की सेल्स और परचेज नहीं मानी जाएगी। और अगर नाम भी नहीं आ रहा और ये भी नहीं लिखा हुआ कि कैश पे कर दिया, तो वो कैश परचेज या सेल्स मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम चंपा, नाम आ रहा है, स्पेसिफाई नहीं है कैश पे हुआ या नहीं हुआ, उधार की, ये होता परचेज गुड्स ₹5,000, चंपा नहीं होता तो माना जाता कैश ट्रांजैक्शन है, कैश में परचेज हुआ है। ये ऐसे होता परचेज गुड्स फ्रॉम चंपा एंड पेड कैश, स्पेसिफाई कर दिया कैश पे हो रहा है तो ये नगद ट्रांजैक्शन है। तो बेटे हमें नगद और उधार की ट्रांजैक्शन पता होना जरूरी है। तो सुनिए बेटे, अब परचेज किया है हमने 5,000 रुपए का सामान चंपा से, तो अब क्या करेंगे हम अपने यहाँ पर जब परचेज किया है तो स्टॉक आ गया हमारे पास, और बेटे हमने पे नहीं किया तो कौन बन गया, क्रेडिटर बन गया बेटा चंपा। इसका नाम लिख लेंगे, और ये चंपा कौन है बेटे, क्रेडिटर। बेटे क्रेडिटर क्या होता है, हमारी लायबिलिटी होती है बेटे। तो स्टॉक बेटे कहां है हमारा, थर्ड ट्रांजैक्शन यहां लिखेंगे। स्टॉक के नीचे 5,000 रुपए का सामान और बढ़ा देंगे बेटे हम, और बेटे यहाँ पे चंपा कौन है, क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी है बेटे। तो अब लायबिलिटी में जाएंगे बेटे और यहां लिख देंगे लायबिलिटी के नीचे क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स के बेटे नीचे लिख देंगे ठीक यहाँ 5,000, 5,000। अब बेटे इसको फिर से हम इक्वल करेंगे तो लाइन खींचेंगे फिर से इस तरीके से, और यहां ऐड करके लिखेंगे बेटे 30,000 के नीचे कुछ नहीं आएगा, 30,000 पैसा तो गया ही नहीं, प्लस स्टॉक 15,000 का हो गया बेटे, इजिकल टू 40,000, कैपिटल वही चल रहा है हमारा, प्लस 5,000, ये 5,000 आ गया बेटे यहाँ पर हमारा। देखो बेटे इक्वल हो रहा है क्या, 30,000 प्लस 15,000 इजिकल टू 40,000 प्लस 5, तो कितना हो गया बेटे 45, और इधर भी 45। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई क्या, यस सर बिल्कुल मैच हो गई, वेरी गुड बेटा। अब एक और ट्रांजैक्शन लिखेंगे बेटे मेरे साथ साथ, देखिए फोर्थ ट्रांजैक्शन बेटे, फोर्थ ट्रांजैक्शन है बच्चों सेल्स गुड्स ₹10,000, सेल्स गुड्स ₹10,000, सिर्फ इतना लिखा हुआ है बेटे, सेल्स गुड्स ₹10,000, यानी हमने 10,000 रुपए का सामान बेच दिया, और इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा और लिख लेते हैं, सेल्स गुड्स ₹10,000 इन 12,000। बेटे 12,000 रुपए में 10,000 का सामान है, 12,000 में बेच दिया, 10,000 का सामान 12,000 में बेच रहे हैं बेटे, 10,000 का सामान 12,000 में बेच दिया। तो बेटे यहाँ क्या हो रहा है जरा बताओ मुझे। सर यहाँ पर एक तो गुड्स जा रहा है, स्टॉक, गुड्स कहाँ रखे हैं बेटे, स्टॉक में है, तो स्टॉक में से कम होगा, स्टॉक जाएगा, कितने का बेटे जाएगा स्टॉक, 10,000 का। बेटे कैश कितना आएगा, पैसा आएगा 12,000। बेटे स्टॉक यानी कि अगर यहाँ स्पेशल नहीं लिखा हुआ, उधार नाम नहीं आ रहा, तो यही माना जाएगा कि कैश में सेल हुई है, तो यहाँ लिखेंगे कैश, और कितना आया बेटे कैश 12,000, 12,000 कैश आया। तो बेटे हम स्टॉक में जाएंगे और स्टॉक में से 10,000 यहाँ से माइनस करेंगे, क्योंकि स्टॉक चला गया, सामान चला गया, बेचा है 10,000 का सामान, माइनस करने के लिए ब्रैकेट में बंद कर दिया। बेटे 12,000 रुपए आ गए हमारे, 12,000 रुपीज आगे ऐड कर दिए मैंने बेटे। अब जरा ध्यान से देखो, 10,000 कम हुआ था, बढ़ 12,000 रहा है, तो इस साइड कितने का इफेक्ट पड़ गया, 2,000 ज्यादा हो गया, 10 कम हुआ 12 बढ़ा, तो उस साइड से इस साइड 2,000 ज्यादा आ रहा होगा। ये क्यों फर्क पड़ा जरा बताओ मुझे। सर ये इसलिए फर्क पड़ा क्योंकि 10,000 का सामान 12,000 में बेच दिया, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। बेटे मैंने बोला था ध्यान करो कि हमें हर एक ट्रांजैक्शन की 2 टाइम रिकॉर्डिंग करनी है, हर एक ट्रांजैक्शन की 2 टाइम रिकॉर्डिंग करनी है विद उसके अमाउंट। इसका अमाउंट कितने रुपए का है बेटे, 12,000 का। सेल कितने में हुई है, 12,000 में। कितने का था, इसे इग्नोर करेंगे, सेल कितने में हुई है, 12,000 में हुई है, तो 12,000 की 2 टाइम रिकॉर्डिंग होगी बेटे, क्योंकि हमारा जो बिल बनेगा वो 10,000 से नहीं 12,000 से बनेगा बेटे। ट्रांजैक्शन कितने की, 12,000 की मानी जाएगी। तो ये 12,000 रुपए की जो हमारी एंट्री हुई है, इस 12,000 की रिकॉर्डिंग 2 टाइम होगी बेटे। यहाँ पर तो 12,000 की रिकॉर्डिंग हो गई, यहाँ तो 10 की हुई है, 2 की है, 2,000 की भी करना और बाकी है। 12,000 की रिकॉर्डिंग ये हो गई, 10 की ये हो गई, 2,000 की रिकॉर्डिंग करना और बाकी है। वो 2,000 रुपए कौन सा है, वो सर प्रॉफिट का है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग।
अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड होता है, अगर एक्सपेंस होता है तो भी कैपिटल से लेस होता है। अगर प्रॉफिट होता है कैपिटल में ऐड होगा, इनकम होती है कैपिटल में ऐड होगी, लॉस हो रहा है कैपिटल से लेस होगा, एक्सपेंस हो रहा है कैपिटल से लेस होगा। इस बात को लिख लो, ऑल एक्सपेंस एंड ऑल लॉसेस लेस फ्रॉम कैपिटल एंड ऑल इनकम्स एंड ऑल प्रॉफिट ऐड टू कैपिटल। बेटे प्रॉफिट और इनकम कैपिटल में ऐड होंगी और जितने भी लॉस होंगे कैपिटल से लेस होंगे। तो अब क्या होगा, 2000 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, हम यहां ऐड कर देंगे इसको 2000 के नाम से कैपिटल में। देखो बच्चों 12000 की एक रिकॉर्डिंग यहां हो गई और 10 और 2 12000 की यहां रिकॉर्डिंग हो गई। ये नहीं देखेंगे हम कहां ऐड कर रहे हैं क्या लेस कर रहे हैं, 12 की 2 टाइम रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो 12 1 ये हो गया और 1 ये हो गई। अब हम इसको मैच कराते हैं 4 ट्रांजैक्शन को। देखिए बेटे ये हो गया हमारा 42000 प्लस गुड्स कितने का बचा बेटे हमारे पास 5000 का बचा, इज इक्वल टू 42,000 प्लस 5000। देखिए बेटे 42,000 प्लस 5000, 42,000 प्लस 5000 दोनों साइड इक्वल हो गई क्या? यस सर हो गई। ओके बेटा एक ट्रांजैक्शन और नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ साथ। लिखिए बच्चों एक ट्रांजैक्शन और लिखिए बेटे। 5th ट्रांजैक्शन, पेड रेंट ₹5000 का रेंट पे किया है बेटे। बताओ रेंट पे हो रहा है, रेंट जा रहा है, पे कर रहे हैं हम बेटे। क्या क्या 2 एक्टिविटी होंगी? सर कैश जाएगा, कैश जाएगा 5000 से। दूसरा क्या? सर रेंट हमारा खर्चा है, खर्चा रेंट पे कर रहे हैं, रेंट हमारा एक्सपेंस है। ऑल एक्सपेंस कहां से लेस होते हैं बेटे? कैपिटल से। तो दूसरा कहां जाएगा? कैपिटल, कैपिटल से लेस हो जाएगा बेटे। तो हम क्या करेंगे अब? 5000 रुपीज कैश चला गया बेटे और ये क्या कहां से लेस हो जाएगा? कैपिटल से 5000 हम माइनस कर देंगे दोनों जगह से बेटे और ये हमारी क्या हो गई बेटे? एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम ऐड कर देंगे टोटल, तो 42 और 5 कितना हो गया? 47,000 प्लस 5000 इज इक्वल टू 40 लेस करना था बेटे, लेस करना था बेटे। यहां कितना बचा? 37,000। यहां भी कितना बचा बेटे? 37,000 और प्लस 5000 बेटे। क्या सारी इक्वेशन मैच है हमारी? यस सर इक्वेशन मैच है। 37, 5, 42,000 और 42,000 दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। RHS इक्वल टू LHS, यानी हमारा क्वेश्चन सही है बेटे। बेटे आप लोग इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। मैं आपको बताता हूं सिंपल सा रूल, इस चीज के लिए सुन लीजिए। रेंट के लिए देखो, अगर कोई की खर्चा होगा, कोई भी खर्चा होगा, मैं एक्सपेंस के लिए अलग से बता रहा हूं, लॉसेस वाला अलग से बता रहा हूं आपके लिए। सुनिए, ऑल लॉस एंड ऑल प्रॉफिट, ऑल लॉस एंड ऑल प्रॉफिट। प्रॉफिट को आपको ऐड करना है कैपिटल में, लॉस को कैपिटल से लेस करना है, ठीक है। लेकिन एक्सपेंसेस के केस में और इनकम के केस में थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए, ऑल एक्सपेंस लेस फ्रॉम कैपिटल एंड लेस फ्रॉम कैश। अगर वो पेड हो रहे हैं तो कैश से कब लेस होगा बच्चे? जब वो पे कर दिए तो। याद रखिएगा अगर पेड नाम का वर्ड आ रहा है यानी कैश जाएगा। टेक्निकल सीखो, टेक्निकल रटो मत। सिंपल सी चीज थी यहां पर, पेड रेंट। पेड का मतलब पे कर दिया, रेंट गया यानी पैसा गया, पैसा हमने लेस कर दिया पैसे में से और कैपिटल को कम कर दिया, एक्सपेंस था इसलिए। तो सिर्फ ये देखना है हमें कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में जैसे पेड सैलरी, सैलरी गई कैश से लेस हो जाएगा, कैपिटल में लेस हो जाएगा। अब दूसरी चीज रिसीव रेंट, रेंट मिल रहा है, कैश में भी ऐड, कैपिटल में भी ऐड, दोनों में ऐड हो जाएगा। तीसरी चीज 10,000 का सामान 8,000 में बेच दिया, 10,000 का सामान जाएगा, 8,000 रुपए कैश आएगा, 2,000 का लॉस हो गया। लॉस बताओ कहां से लेस होगा? कैपिटल से लेस होगा।
तो इस तरीके से हम ये एंट्री पास कर सकते हैं बेटे, ये हम अकाउंट इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आप इस बेसिस पे जो मैंने समझाया है, इस बेसिस पे बेसिक क्वेश्चंस को करिएगा। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक से, आपके नोट से लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको समझ में आए आप करिएगा, और अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन में लगता है ये कैसे होगा, कैसे इसकी एंट्री होगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करिए, मैं आपको उसको इमीडिएटली बताऊंगा कि वो कैसे होगा। लेकिन आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे, प्रॉमिस करो मुझसे, सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक बार नहीं समझ में आ रहा तो 10 बार वीडियो को देखो, समझ में जरूर आएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो, अंडरस्टैंड। लेकिन सबको अच्छे से करना है बेटा, ईमानदारी से करना है। मैं भरोसा कर रहा हूं आपसे कि आप सभी बच्चे बहुत ईमानदारी से करेंगे। ठीक है बेटे, चलो तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इसको कंप्लीट कर आप लोग करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंट इक्वेशन को कंप्लीट कर देंगे। इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों के जो भी डाउट में क्वेश्चन आएंगे, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बना के भेजूंगा। जो भी डाउट में क्वेश्चन आएंगे, बोलो रेडी हैं आप लोग? मान लूं आप लोग प्रॉमिस कर रहे हैं? मान लिया मैंने। थैंक यू वेरी मच। चलो थैंक यू बेटा, बाय बाय, गुड नाइट।